हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं ऋतिक और आप देख रहे हैं राइम एनिमे। और अगर इस वीडियो के टाइटल और थंबनेल से क्लियर ना हुआ हो तो हम आज नारुतो शिपुडेन का एनालिसिस करने वाले हैं। इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने नारुतो पार्ट 1 का एनालिसिस किया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले उसे जाके देख लें। और अगर आपने वो वीडियो देख ली है तो आपका स्वागत है मेरे नारुतो शिपुडेन के एनालिसिस में। तो नारुतो और नारुतो शिपुडेन की स्टोरी में 3 साल के टाइम स्किप का फ़र्क है। स्टोरी की शुरुआत लगभग वैसे ही हुई है जैसे पिछली बार इसकी एंडिंग हुई थी। पिछली बार नारुतो जिराय के साथ चला गया था ट्रेनिंग के लिए और इस बार वो वापस आ चुका है। और आई मस्ट से जो शिपुडेन की स्टार्टिंग थी वो काफ़ी अच्छे से हुई थी। सीरीज़ ने उन सभी प्लॉट पॉइंट्स को एक्सप्लोर करना शुरू किया जिससे कि इसने पिछली बार सेटअप किया था, जिसमें कि मेजर वंस थे अकाट्सुकी और सास्के। सिर्फ एक चीज़ जो कि मुझे शिपुडेन के स्टार्ट में पसंद नहीं थी वो था नारुतो का कैरेक्टर। जहाँ पर हमें बाकी कैरेक्टर्स में ग्रोथ दिख रही थी वहाँ पे ही नारुतो की हमें लग रहा था जैसे सिर्फ बॉडी ग्रो हुई है। आई नो अगर बहुत ही ज़्यादा कैरेक्टर ग्रोथ हो जाए तो वो नेचुरल नहीं लगती, लेकिन अगर कैरेक्टर ग्रोथ ही नॉन एग्जिस्टेंट है तो हमें लगने लगता है कि आखिर ये टाइम स्किप था ही किस लिए। बल्कि हमें ड्यूरिंग शिपुडेन उसकी कैरेक्टर ग्रोथ ज़्यादा दिखती है बजाय टाइम स्किप के। उसके बाद हमने सभी पुराने कैरेक्टर्स के न्यू कैरेक्टर डिज़ाइंस भी देखे। जो न्यू कैरेक्टर डिज़ाइंस और आउटफिट्स हैं वो टू बी ऑनेस्ट पिछले वालों जैसे कलरफुल या वाइब्रेंट नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो सही हैं क्योंकि वो इस सीरीज़ की टोन को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमें पता है कि ओरिजिनल से ज़्यादा डार्क और इंटेंस है। जो स्टोरी का फोकस है वो भी इसमें चेंज हो चुका है। अब ये कैरेक्टर्स निंजा इन ट्रेनिंग नहीं है, अब ये सीख रहे हैं आखिर निंजा होने का मतलब क्या होता है। मूविंग ऑन, जब इस सीरीज़ की फर्स्ट मेजर आर्क शुरू होती है तब हमें कुछ न्यू कैरेक्टर्स के साथ इंट्रोड्यूस किया जाता है। और एज ट्रैक रिकॉर्ड स्टेट्स, किशिमोटो एक बार फिर कैरेक्टर इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से करता है। वो बहुत ही अच्छे तरीके से उनकी पावर और उनकी पर्सनैलिटी दोनों को एस्टेब्लिश कर देता है। और फाइट्स का स्केल कैसे इंक्रीज़ हुआ है ये हमें सैंड विलेज के ऊपर हुई फर्स्ट फाइट से ही दिखने लगता है। ऑल दो फाइट्स का स्केल इंक्रीज़ हुआ था लेकिन वो फिर भी काफ़ी इंजॉयबल थी। लेकिन जो चीज़ हमेशा की तरह टॉप पे थी वो थी किशिमोटो की कैरेक्टर राइटिंग। एक चीज़ जो उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद है वो ये अपने वर्ल्ड की हिस्ट्री और लोर को डेवलप करना थ्रू इट्स कैरेक्टर्स। ये सीरियसली माइंड ब्लोइंग है कि कैसे सभी चीज़ें एक तरह से वापस नारुतो शिपुडेन की कोर थीम पे आ जाती हैं, जो कि है साइकिल ऑफ हेट्रेड। ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन। ये पार्ट 1 में पहले से एस्टेब्लिश हो चुका था कि ये जो वर्ल्ड है ये बहुत ही थिन लाइन ऑफ बैलेंस पे है और इसमें पहले भी नेशंस के बीच वॉर्स हो चुकी हैं। जो नारुतो शिपुडेन के सभी मेन एंटेगनिस्ट हैं वो उन्हीं वॉर्स और उनके सर्कमस्टेंसेस में से ही आए हैं। वेल, सभी नहीं बट मोस्ट ऑफ द मेजर वंस, जैसे कि काकुजू और हिडान, वो दोनों ही इस कैटेगरी में से नहीं आए। लेकिन ये फिर भी चलता है क्योंकि वो हमारे मेन कैरेक्टर की स्टोरी के विलन नहीं थे, वो एक्चुअली शिकामारू की स्टोरी के विलन्स थे। उनकी वजह से ही शिकामारू के टीचर आसुमा की डेथ हुई, जो कि मेरे हिसाब से वन ऑफ द सैडेस्ट मोमेंट्स में से भी एक था नारुतो में। और बिलीव मी, इस शो में ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं। सीइंग शिकामारू कि कैसे वो आसुमा की डेथ को एडमिट करने की कोशिश करता है और उस वजह से ही जस्ट बर्स्ट इनटू टीयर्स, ये बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था। ये आर्क हमें बहुत ही अच्छे से दिखाती है कि क्यों नारुतो की सपोर्टिंग कास्ट सम ऑफ द बेस्ट सपोर्टिंग कास्ट में से एक है किसी भी एनिमे में। इस आर्क में नारुतो एक ट्रेनिंग आर्क के बीच में था तो शिकामारू ने सेंटर स्टेज संभाला और अपने जीनियस लेवल इंटेलेक्ट करके उसने एक इम्पॉसिबल से लगने वाले प्लान को एग्जीक्यूट किया। शिकामारू और ककाशी की काकुजू और हिडान के साथ हुई बैटल वन ऑफ माई फेवरेट बैटल्स में से एक है नारुतो शिपुडेन में। और हाँ, मुझे पता है कि इनो और चोजी भी वहाँ पे थे अगर उनके कोई फैंस हों, बट टू बी ऑनेस्ट उन्होंने इस बैटल में ज़्यादा कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया। इसके बाद हमें चक्रा एज ए पावर सिस्टम के बारे थोड़ी और एक्सपोजिशन भी मिली। हालांकि मैं ये चीज़ यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी ये काफ़ी अच्छा था उन टेक्निक्स के बारे और ज़्यादा जानने के लिए जो कि हम पहले दिन से देख रहे हैं। इसके बाद सास्के पे चलते हुए उसने विलेज को छोड़ के रिवेंज का पाथ चूज़ किया था और जब हमने उसे अर्ली पार्ट ऑफ शिपुडेन में देखा तब हमें लग रहा था कि उसने विलेज और अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी सभी टाइज तोड़ दी हैं। लेकिन जब स्टोरी ने वापस उस पर फोकस करना शुरू किया तब हमने देखा कि वो अभी भी डिसेंट कैरेक्टर है एट हार्ट, और इवन कि उसने खुद की एक टीम बनाई इटाची के साथ लड़ने के लिए। टू बी ऑनेस्ट, मैं सास्के की कैरेक्टर आर्क में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड था क्योंकि उसकी अपने ब्रदर के लिए हेट्रेड डे 1 से सेटअप की गई थी और इटाची को भी मोर ऑफ अ मिस्टीरियस कैरेक्टर की तरह सेटअप किया जा रहा था। हालांकि हमें उन दोनों की एक बहुत ही बढ़िया बैटल देखने को मिली, लेकिन जो उस बैटल के बाद हुआ वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और अगर आपको लग रहा है कि मैंने अभी तक शिपुडेन को कुछ खास बुरा बोला नहीं तो आप टेंशन मत लीजिए क्योंकि उसके क्रिटिसाइज करने वाले पार्ट्स भी आगे आने वाले हैं। अभी टॉपिक पे वापस चलते हुए, इटाची और सास्के की फाइट के बाद हमें इटाची और उचिहा मैसेकर के पूरे ट्रुथ के बारे पता चला।
और हमें पता चला कि क्यों इटाची वन ऑफ द मोस्ट ट्रेजिक और एनिमे कम्युनिटी में वन ऑफ द मोस्ट बिलवड कैरेक्टर्स में से एक है। एक परफेक्ट प्लॉट ट्विस्ट किसे कहते हैं, ये उस चीज़ की बेस्ट एग्जांपल थी। लेकिन जो चीज़ इसके बाद हुई उससे सास्के मेरी नज़रों में एक इंटरेस्टिंगली रिटन कैरेक्टर से एक वर्स्ट रिटन कैरेक्टर में बदल गया। लेकिन उस चीज़ को हम थोड़ी देर तक डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम अपना फोकस रेन विलेज पे डालते हैं। याद है मैंने पार्ट 1 के एनालिसिस में बोला था कि जो वर्ल्ड बिल्डिंग थी वो नारुतो के लिए एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी, और ये आर्क डेफिनेटली दिखाती है कि आखिर ऐसा क्यों है। रेन विलेज एक बहुत ही यूनिक लोकेशन थी जिसका अपना एक यूनिक स्ट्रक्चर, कल्चर और साथ ही साथ एक इंटरकनेक्टेड हिस्ट्री भी थी। रेन विलेज में बिताए गए एपिसोड्स इस सीरीज के कुछ सबसे टेंस एपिसोड्स में से एक थे, क्योंकि हमें पता था कि रेन विलेज जो है ये एक बहुत ही क्लोज लोकेशन है और जिराया अकेला इसमें घुस आया है, और साथ ही अकाट्सुकी के लीडर का हेडक्वार्टर भी है। इस टाइम तक हम अकाट्सुकी के बहुत सारे मेंबर्स से मिल चुके थे और हमें पता था कि वो कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। तो इस सीरीज के वन ऑफ द मोस्ट बिलवड कैरेक्टर के लिए हमारे दिल में बहुत ही ज़्यादा टेंशन थी। और उसके बाद हमें पता ही है कि आखिर जिराया द गैलेंट की स्टोरी का एंड कैसे हुआ। लेकिन लॉन्ग रन में इस आर्क ने दो चीज़ें बहुत ही अच्छे से सेटअप की, वो थी पेन और नारुतो का कैरेक्टर ग्रोथ। इसके बाद जो हुआ वो इन माय ओपिनियन नारुतो की स्टोरी का हाईएस्ट पॉइंट था। जब पेन ने लीफ विलेज पे अटैक किया तो वो लगभग अनस्टॉपेबल था, और हमें ये बात पता थी क्योंकि हम उसकी पावर ऑलरेडी देख चुके थे। नारुतो और पेन की फाइट के अराउंड जो हाइप थी वो बहुत ही ज़्यादा थी, और उनकी फाइट भी पूरी पैसा वसूल थी। लेकिन जो चीज़ और भी ज़्यादा फैसिनेटिंग थी वो थी पेन की फिलॉसफी। उसने अपनी फाइट के दौरान नारुतो से जो कुछ भी कहा वो एब्सोल्युटली सही था, और वो भी साइकिल ऑफ हेट्रेड को ही तोड़ना चाहता था। बस उसका जो मेथड था वो नारुतो से अलग था। और आप टॉक नो जुत्सु को जितना मर्जी मीम कर लें, लेकिन आई थिंक यहाँ पे उसकी एक बेस्ट एप्लीकेशन हमें देखने को मिली थी, क्योंकि नारुतो और नागेटो की जो फाइट थी वो फिजिकल के बजाय ज़्यादा आइडियोलॉजिकल थी। और जब नारुतो नागेटो से मिला और उसने उससे बात करने का फैसला किया उस पर अटैक करने के बजाय, तब उसने उनके बीच जो साइकिल ऑफ हेट्रेड था उसको तोड़ दिया। और ये सिर्फ नागेटो की स्टोरी का ही नहीं बल्कि जिराया की स्टोरी का भी परफेक्ट एंड था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस आर्क में सिर्फ एक चीज़ थी जो मुझे पसंद नहीं आई, वो थी नारुतो को चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी बनाना। आई सीरियसली हेटेड इट, क्योंकि इससे जो नारुतो की स्टोरी थी वो एक अंडरडॉग स्टोरी से एक डेस्टिन्ड हीरो वाली स्टोरी लगने लगी। लेकिन इससे ज़्यादा प्रॉब्लम ना होती अगर ये सिर्फ इस आर्क की बात होती, क्योंकि प्रोफेसी चाइल्ड जिराया की स्टोरी लाइन का भी एक इंपॉर्टेंट हिस्सा था। लेकिन नहीं, आगे जाकर बल्कि ये रिवील हुआ कि जो नारुतो और सास्के थे वो उनके वर्ल्ड के डेमी गॉड्स की री इनकारनेशन थे। ओके, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं उस चीज़ पर भी आऊँगा। लेकिन उससे पहले नारुतो फैन बेस में एक बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन है कि किशिमोटो ने पेन आर्क के बाद नारुतो को ख़त्म करने का सोचा हुआ था, और किशिमोटो के एडिटर्स ने उसे फोर्स किया कि वो उस मांगा को कंटिन्यू रखे, क्योंकि इस टाइम तक मांगा जो थी वो वर्ल्ड वाइड पॉपुलर थी। ओके, मैं समझाता हूँ कि आखिर लोग ऐसा क्यों सोचते हैं। इस टाइम पर नारुतो ने अपना प्राइमरी गोल अचीव कर लिया था, जो कि था सबसे रिकॉग्निशन पाना, और सास्के ने भी इटाची को मार दिया था, जो कि उसका प्राइमरी गोल था। तो इसके बाद लॉजिकल कंक्लूजन यही निकलता था कि नारुतो और सास्के अपनी फाइनल बैटल लड़ें और सीरीज़ का एंड हो जाए। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि किशिमोटो तब भी वॉर आर्क करना ही चाहता था। हालांकि उसके एडिटर्स ने उसे फोर्स ज़रूर किया होगा वॉर आर्क को जितना लंबा चला सकते हैं उतना चलाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, उसने मादरा उचीहा को पेन से भी पहले से सेटअप कर रखा था। और अगर आपको याद नहीं तो ओबिटो का नाम पहली बार पार्ट 1 में लिया गया था थर्ड होकागे की डेथ के बाद। अगर आपको याद नहीं तो आप जाकर देख सकते हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि किशिमोटो पेन आर्क के बाद नारुतो को ख़त्म नहीं करने वाला था, वो वॉर आर्क वैसे भी करने वाला था। इस पॉइंट पे नारुतो एक वर्ल्ड वाइड फिनोमिना था और साथ ही साथ एक $1 मिलियन फ्रेंचाइज थी। तो शोनन जंप के एडिटर्स की नज़रों में इसको ख़त्म करने का तो सवाल ही पैदा नहीं उठता था। इसी के चलते हमें स्टोरी के 2/3 जितनी एक सिंगल आर्क देखने को मिली, और यही एक सिंगल आर्क नारुतो के सभी मेन इश्यूज़ का एक कारण बन गई। अभी यार मुझे गलत मत समझना, वॉर आर्क में भी कई अमेजिंग मोमेंट्स हैं, लेकिन इसके दौरान नारुतो सीरीज़ की हर तरह की प्रॉब्लम सामने आई। सबसे पहले सास्के की कैरेक्टर आर्क हॉरिबल थी। इटाची को मारने के बाद उसके लिए कोई मोटिव या फिर कोई डायरेक्शन नहीं थी। अब वो लीफ विलेज को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। हालांकि सिंबॉलिकली ये थोड़ा सा सेंसिबल लगता है कि हेट्रेड का कोई एंड नहीं होता, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकली ये बिल्कुल ही सेंसलेस था। सेकेंडली, हमारे मोस्ट ऑफ द लवेबल सपोर्टिंग कैरेक्टर्स पावर एस्केलेशन की वजह से बहुत ही पीछे रह गए थे, और सिर्फ नारुतो और सास्की थे जिनको कॉन्स्टेंटली न्यू पावर अप्स मिल रहे थे। थर्डली, हर एक चीज़ उचीहा और शारिंगन के साथ रिलेटेड हो गई। मेरी नज़रों में मांगेक्यो शारिंगन ओके था क्योंकि उसके काफ़ी हैवी ड्रॉबैक्स थे, लेकिन एटर्नल मांगेक्यो शारिंगन जिसके कोई भी ड्रॉबैक्स नहीं है और आपको वो पावर्स फ्री में मिल रही हैं। सीरियसली,
शुरुआत में मुझे रिनेगन का कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद था। एक सबसे ज़्यादा पावरफुल डो जुट्सु जो कि अपने यूज़र को गॉडली पावर्स दे देता है। वो मिथिकल सेज ऑफ 6 पाथ्स की आइज़ थी और सिर्फ एक बंदे में आज तक वो मैनिफेस्ट हुई थी, जो कि पहले हमें लगता था कि नागेटो था, लेकिन बाद में ये रिवील हुआ कि जो रिनेगन है वो भी शारिंगन से इवॉल्व होता है। और अगर ये काफ़ी नहीं था तो इज़ानागी और इज़ानामी भी इंट्रोड्यूस कर दिए गए। और यार मुझे पता है कि जब आप पहली बार देख रहे होते हो ये चीज़ें आपको देखने में और सुनने में बहुत ही ज़्यादा कूल लगती हैं, लेकिन एक बार इन सब के बारे ऑब्जेक्टिवली सोचना कि ये कैसे स्टोरी को हर्ट कर रही हैं। अभी अगर हम स्पेसिफिकली इस आर्क की बात करें तो इस आर्क में बहुत ही सारी अननेसेसरी चीज़ें ऐड की गई थी और अगर हम उन्हें हटा दें तो इस आर्क की मेन स्टोरी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इतने सारे रीएनिमेटेड शिनोबीज में से आधे से ज़्यादा रीएनिमेटेड शिनोबीज की फ़ाइट्स का कोई रेलिवेंस नहीं था, लेकिन मेरे हिसाब से इन सब के बावजूद जो वर्स्ट चीज़ थी वो थी नारुतो और सास्के का इंदिरा और आशुरा के रीइंकार्नेशंस होना। और एक बार फिर आपको शुरुआत में ये बहुत ही कूल चीज़ लगेगी, लेकिन इस बारे में थोड़ा सा सोचना। नारुतो एक अंडरडॉग की स्टोरी जो कि थ्रू हिज शेयर हार्ड वर्क आशुरा की रीइंकार्नेशन था और पहले से ही डेस्टिन्ड था वहाँ पे पहुँचने के लिए। अगर इस आर्क में कोई चीज़ अच्छे से की गई थी तो वो थी थीमेटिक रेलेवेंस। बहुत ही सारी चीज़ें थी जो प्रैक्टिकली गार्बेज थी, लेकिन अकॉर्डिंग टू थीम्स ऑफ स्टोरी दे मेड सेंस। प्राइम एग्जाम्पल कागुया। लोग कहते हैं कि कागुया बहुत ही बेकार विलन थी और मादरा को ही मेन विलन होना चाहिए था, लेकिन शिपुडेन की पूरी थीम जो कि साइकिल ऑफ हेट्रेड को तोड़ने में बेस्ड थी वो इस आर्क में दो साइड्स में रिप्रेजेंट की गई थी, जो कि थे उचिहा और सेंजू। और इस चीज़ को कंसिडर करते हुए मादरा मेन विलन नहीं हो सकता जो कि इस साइकिल की एक साइड से आता है। मेन विलन कोई ऐसा ही हो सकता था जो कि इस पूरे साइकिल से बाहर का हो और नारुतो और सास्के मिलकर उसको हराएं और साइकिल ऑफ हेट्रेड को तोड़ें। इसीलिए कागुया मेड परफेक्ट सेंस, लेकिन प्रैक्टिकली कागुया वन ऑफ द वर्स्ट विलन्स एवर और साथ ही साथ वन ऑफ द वर्स्ट प्लॉट ट्विस्ट एवर। लेकिन इस सब के बाद अगर हम एंडिंग पे जाएं तो आई थिंक एंडिंग वाज ग्रेट। नारुतो और सास्के फाइनली अपनी अपनी आइडियोलॉजी लेकर बैटल करते हैं और अपने डिफरेंसेस सेटल कर लेते हैं। सास्के फाइनली हार मान जाता है और वो दोनों लीफ विलेज के प्रोटेक्टर्स बन जाते हैं। आई थिंक दैट वाज परफेक्ट गुड बाय टू वन ऑफ द मोस्ट बिलवेड सीरीज। तो ठीक है दोस्तों, ये था मेरा नारुतो शिपुडेन का फुल एनालिसिस। और प्लीज़ मुझे बोरुतो का एनालिसिस करने को मत बोलना। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मेरा चैनल अभी भी काफ़ी छोटा है तो मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होगी। आप मुझे मेरे इंस्टा चैनल rd.senpai पे भी फॉलो कर सकते हो। मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सो फाइनली थैंक यू एंड गुड बाय।